ओके, तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने देखे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक प्रोसेसेस, ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, राइट? ठीक है। अभी जो हम लोगों ने आज टॉपिक पढ़ना है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और हम कोशिश करेंगे कि आज अपने चैप्टर को वाइंड अप कर दें। बहुत लेंथी चैप्टर था आप लोगों का ये, और कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम लोग पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख चुके हैं, उसकी एप्लीकेशंस देख चुके हैं, हम उसका सब कुछ देख चुके हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी हीट के ही रिलेटेड है, उसमें भी हम लोगों ने हीट की बात की थी। इसमें भी हम लोग हीट ही के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें जो है आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में फर्दर 3 टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन, आपकी बुक में प्रॉपर नहीं लिखा हुआ वन बाय वन करके, तो अगर आप लोगों के पास कॉपी और पेंसिल है तो वो आप साथ साथ रख लो, क्योंकि फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें जो आपके पास 3 कॉन्सेप्ट आते हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ पहले, कि आपके पास पहला कॉन्सेप्ट आता है केल्विन्स स्टेटमेंट, और ये बेसिकली किसके रिलेटेड था? अबाउट हीट इंजन। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है वो आता है क्लॉजियस स्टेटमेंट, और ये कोल्ड बॉडी के बारे में था। ठीक है, वो हम देखते हैं क्या था। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है वो इक्विवेलेंस होती है इन दोनों की। इक्विवेलेंस में हम लोग ये चीज देखेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ बोथ स्टेटमेंट। उसमें हम ये देखते हैं कि अगर ये वाली स्टेटमेंट गलत प्रूफ होगी तो डेफिनेटली ये वाली स्टेटमेंट भी गलत प्रूफ हो सकती है। ये वाली अगर गलत प्रूफ होगी तो मतलब एक दूसरे का रिलेशनशिप इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम लोग केल्विन्स देखते हैं कि केल्विन्स क्या था। इन्होंने हीट इंजन के बारे में कहा था। केल्विन की स्टेटमेंट क्या है हम देखते हैं। अगर मैं इसे लिखूं तो मैं इसे लिखती हूँ, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट आइडियल हीट इंजन। कोई मुझे बताएगा आइडियल हीट इंजन क्या होगी? एनीवन? हम लोग जब आइडियली किसी किसी मशीन के बारे में बात करते हैं तो आइडियली हम मशीन के बारे में ये बात करते हैं कि हम जिसे जितनी उसे इनपुट पावर दे रहे हैं वो हमें उतनी ही आउटपुट पावर दे। ठीक है, आइडियली हम ये बात करते हैं। आइडियल हीट इंजन हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं अपनी बॉडी को हीट प्रोवाइड कर रही हूँ तो वो कोई भी हीट को लॉस ना करे, और इस सारा पार्ट इस हीट का कन्वर्ट हो जाए आपका। तो ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये सिस्टम है, हम हमेशा अक्सर आप लोगों ने केमिस्ट्री की भी अगर हम बात करें, हम कोई इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो हम कुछ ना कुछ एंड में एक लॉस आ रहा होता है। ठीक है, तो जो आपका फिजिक्स का वर्ल्ड होता है उसमें हमेशा आप लोग जब मोटर आगे जाके, अगर आप फिजिक्स की ब्रांच में आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह में जाओगे तो आप देखोगे कि जब आप मोटर, जनरेटर, इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हो ना, तो उसमें आता है कोर लॉसेस, आयरन लॉसेस, ब्रश लॉसेस, इन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इस आज तक ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि हम अगर उसे जितनी भी हीट दे रहे हैं तो वो उस हीट को कन्वर्ट कर दे वर्क में विदाउट एनी लॉस। ठीक है, लॉसेस हमेशा नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो हम आइडियल का कॉन्सेप्ट लाते हैं ये हम सिर्फ अपना समझने के लिए लाते हैं। जब हम आइडियल मशीन के बारे में भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आउटपुट पावर इक्वल होगी इनपुट पावर के, लेकिन हम फिर बोलते हैं कि नेचर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, तो केल्विन स्टेटमेंट में हमें ये कहा था, लेकिन अब जैसे जैसे हमारे पास दौर तरक्की करता जा रहा है आगे, मैं अभी आपको बताऊंगी कर्नॉट इंजन के बारे में। एक आपका फ्रेंच इंजीनियर था जिसने ऐसी इंजन बनाई थी जो आपकी हीट को कन्वर्ट करती थी वर्क में विद वेरी स्मॉल लॉस। ठीक है, तो केल्विन स्टेटमेंट क्या है कि उसने ये कहा था कि ऐसा आइडियल हीट इंजन नहीं बन सकती। ठीक है, कि वो हमेशा आपकी हीट कंटिन्यूअसली कन्वर्ट करते ही रहे वर्क डन में विदाउट एनी लॉस। ठीक है, हीट रिजेक्ट होगी। ठीक है, हीट रिजेक्ट होगी, सम ऑफ पार्ट हीट रिजेक्ट होगी, मतलब वो लॉस होगी, हीट जाया होगी। ठीक है, हीट सिंक का आप देखोगे अपनी बुक में तो उसका यही मतलब होता है कि हीट लॉस हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? आपके पास हीट इंजन का बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ये है कि वो हीट को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है,
हीट इंजन का ये है कि वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है हीट को, लेकिन हमें केल्विन की स्टेटमेंट से क्या पता लगा कि वो हीट को मैकेनिकल में तो कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली कन्वर्ट नहीं करेगा। एक हमें ये चीज पता लगी, और दूसरी हमें ये पता लगी कि कुछ ना कुछ हीट लॉस होगी, सारी की सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं आइडियल हीट इंजन ड्रॉ करूँ ना, तो मैं ये कहूंगी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी हॉट बॉडी है और ये फॉर एग्जांपल क्यू हीट है, तो वो सारी की सारी जो आपकी हीट है वो कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में। ठीक है, ये कौन सा केस है? आइडियल, जो जब तक केल्विन की स्टेटमेंट आई थी तब तक एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन बाद में कार्नोट इंजन आई थी तो ये वाला कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक एग्जिस्ट करने लग गया था। ठीक है, आइडियल में ये कॉन्सेप्ट होता है। रियलिटी में क्या होगा? जो आपकी हॉट बॉडी होगी, जो आपकी हीट है, वो वर्क डन में तो कन्वर्ट होगी, लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ हीट लॉस भी होगी। ठीक है, तो इसका बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले हमने केल्विन की देखी, उसने कहा कि हीट इंजन के बारे में उससे बताया, और हमें हीट इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल पता है कि वो क्या करेगा, हीट को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा। उसने हमें ये बताया था कि जो आपकी हीट है वो वर्क डन में तो कन्वर्ट होती है हीट इंजन में, लेकिन वो कंटिन्यूअसली नहीं हो रही होती, और सारी की सारी हीट वर्क डन में नहीं कन्वर्ट होगी, देयर शुड बी सम लॉसेस। ये था आपका फर्स्ट। देन हमारे पास आता है दूसरा, क्लॉजेस स्टेटमेंट, और उन्होंने क्या बताया था अबाउट रेफ्रिजरेटर। ठीक है, क्योंकि हमने अलग अलग ये दो लॉज इसलिए थे क्योंकि अभी जो हम लोगों ने लॉज डिस्कस किया वो सिर्फ हॉट बॉडी के रिलेटेड था। व्हाट अबाउट कोल्ड बॉडीज? कोल्ड बॉडी के बारे में क्या है? हम रेफ्रिजरेटर्स में देखते हैं तो कोल्ड बॉडी होती है ना, वो बर्फ वगैरह बना के दे रही होती है और ये सब। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इसकी क्या स्टेटमेंट थी। इसकी स्टेटमेंट थी इट इज दोनों का इम्पॉसिबल था। ठीक है, फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कुछ समझ आया इससे? कह रहे हैं कि कोल्ड बॉडी से, अब मैं एक अगर पानी के गिलास की एग्जांपल लूं, मेरे पास यहाँ पे हॉट है, हॉट वाटर का ग्लास पड़ा हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास कोल्ड वाटर का ग्लास पड़ा हुआ है। अगर मैं इन दोनों को साथ रख देती हूँ तो आप देखते हो कि इसकी हीट इसमें ट्रांसफर होती है। ठीक है, जो आपका ठंडा पानी होता है वो थोड़ा थोड़ा गरम गरम फील होता है आपको। क्या आपने आज तक ये देखा है कि मैं ये बोलती हूँ कि मैंने गर्म पानी के गिलास को ठंडे पानी के गिलास के साथ रखा तो उसने गर्म पानी के गिलास को ठंडा गिलास कर दिया? इज इट पॉसिबल? इज इट नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये भी हमें यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपकी हीट है वो ट्रांसफर हो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी और कोई लॉस ना आए एनर्जी का। उन्होंने भी लॉस के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि आपका जो हीट इंजन है वो कन्वर्ट तो कर रहा है हीट मैकेनिकल एनर्जी में, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस होंगे। तो इसने भी कहा कि कोल्ड बॉडी से यहाँ पे हो सकता है, बट कब होगा? जब हम कुछ एक्सटर्नल वर्क डन अप्लाई करेंगे, और जब हम एक्सटर्नल वर्क डन कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस होगी, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी तो होगा। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट थे, दोनों ने इसके बारे में बात की थी। अगर मैं इसकी देखूं डायग्राम जिस तरह हमने पहले की देखी थी, तो मैं ये कह सकती हूँ आपके पास हॉट बॉडी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास कोल्ड बॉडी है, और हीट कहाँ से ट्रांसफर हो रही है? कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, आइडियल केस में क्या होगा कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। अगर मैं इसे कोल्ड बोल रही हूँ और हॉट हॉट के लिए एल यूज कर रही हूँ तो ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन हमें पता है आइडियली तो एग्जिस्ट नहीं करता। हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? खुद ब खुद नहीं होगा, वर्क डन वगैरह एक्सटर्नल कोई फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा फिर? वर्क डन का कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहा है बच्चों? यस मैम, समझ आ रहा है। ओके, ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या कॉन्सेप्ट आएगा कि जब आप वर्क डन अप्लाई कर रहे हो अपने सिस्टम पे, तो तब आपकी जो कोल्ड बॉडी है वो हॉट में हो सकती है ट्रांसफर। ठीक है, इसमें ये क्या करेगा? कोल्ड बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगा, और फिर वर्क डन अप्लाई करने के बाद, और फिर वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा? हॉट में। ठीक है,
तो ये सब आपका क्या आता है, आइडियली केस में ये होगा जो हमारे यहाँ नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। और इक्विवेलेंस क्या होगा कि जिस तरह आपके पास कार्नोट इंजन आई तो आपका फर्स्ट जो केल्विन की इक्वेशन थी वो गलत हो गई ना। इसी तरह वो ही आपके पास अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इन फ्यूचर आ जाती है जो क्लॉजेस को स्टेटमेंट को गलत साबित कर दे तो डेफिनेटली आपकी कार्नोट इंजन भी केल्विन की इक्वेशन भी गलत साबित हो जाएगी। तो दोनों का आपस में इस तरह रिलेशनशिप है। तो हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो कॉन्सेप्ट देखे, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास केल्विन का था जिसने कहा कि हीट ट्रांसफर होगी मैकेनिकल एनर्जी में, लेकिन देयर शुड बी सम लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो दूसरा था क्लॉजेस ने, उसने कहा कि कोल्ड बॉडी से हो सकता है कि हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर हो, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वर्क डन अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल फीड देनी होगी और आपके पास क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। अभी तक कुछ सवाल? ठीक है, जी। एक दफा हम ये बुक से देख लेते हैं कि कोई चीज तो हम मिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपके पास बेसिकली ये वाला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। तो ये सारी आपकी दी हुई है, ये आप लोग एक दफा देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ओके, इसमें आइडियल वगैरह का नहीं किया, लेकिन मैंने सिर्फ आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मैंने आपको 4 डायग्राम्स बना करके बताए, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स वगैरह भी लिखी हुई हैं, ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैंने आपको स्टेटमेंट बना के लिखी है वो भी वही है और ये भी वही, आप एक दफा देख लीजिएगा। इसके बाद जो है आपके पास कार्नोट इंजन है। इसमें याद है हम लोगों ने पीछे में एडियाबैटिक प्रोसेसेस वगैरह पढ़े थे, वो याद होने चाहिए ये समझने के लिए। ये हम देख लेते हैं। अच्छा, अभी हम जो देख रहे हैं अपना टॉपिक वो है कार्नोट इंजन एंड साइकिल, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि जिस तरह हीट इंजन थी, हीट इंजन में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन देयर शुड बी सम हीट लॉस। लेकिन जब आप इस वाले कॉन्सेप्ट में देखोगे ना, इसमें हीट लॉस नहीं होगी। जी बेटा तस्बिया, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब मैंने आपको पानी की एग्जांपल देख के यही तो बताया था कि इस तरह हो सकता है कि कन्वर्ट हो सके, नहीं हो सकता है। यू शुड अप्लाई सम एक्सटर्नल वर्क डन और समथिंग, ओके। अच्छा, हाँ, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये क्या होती है। ये सबसे पहले आइडियलाइज्ड हीट इंजन है। आइडियलाइज्ड हीट इंजन क्या होगी, क्या मतलब होगा, अभी हम लोगों ने देखा है कि कुछ भी लॉस नहीं आएगा एनर्जी का, जितनी भी आपकी हीट है वो कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम किस तरह अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट को कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल में और कंटिन्यूअसली, हम ये इसमें देखेंगे, ठीक है। हमने पहले जब तक ये इंजन नहीं आई थी, हीट इंजन सिर्फ थी, उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि ऐसा काम नहीं हो सकता, लेकिन फिर ये कुछ फ्रेंच इंजीनियर थे, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, आप देख लीजिएगा आपकी बुक में लिखा हुआ होगा, उन्होंने ये फिर इंजन बनाई थी, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, जो आपकी केल्विन की स्टेटमेंट थी वो क्या हो गई, रॉन्ग प्रूव हो गई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कार्नोट इंजन की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, इसके पास क्या क्या होता है। इसके पास सबसे पहले एक साइलेंडर होता मैम है, सादी कार्नन नाम। ओके ओके, ठीक है, गुड। अब आपके पास क्या है, एक साइलेंडर है। कार्नोट इंजन की कंस्ट्रक्शन क्या होगी, एक आपके पास साइलेंडर होगा जिसमें आपके पास कोई भी आइडियल गैस होगी, ठीक है। आइडियल गैस फिल होगी और एक इसके पास क्या होगा, मूवेबल पिस्टन, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये है, एक सिलेंडर है, इसमें एक आइडियल गैस फिल्ड होगी और ऊपर एक क्या लगा हुआ होगा, पिस्टन लगा हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी जो ये वॉल्स हैं इसके बारे में कहते हैं कि वॉल्स इसकी नॉन कंडक्टिंग होगी। इसका क्या मतलब हुआ, ऑन दी बॉटम कंडक्टेड होता है इसका। इससे कुछ समझ आता है। और तीसरा हम कहते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस है ये, जिसे कहा जाता है कार्नोट साइकिल। सेकंड पॉइंट से कुछ समझ आता है मेरे बच्चों को? हमें, मैम बता ही दें। हाँ मैं बता देती हूँ, नॉन कंडक्टिंग वो है जो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर का यही होता है ना, नॉन कंडक्टिंग वो होगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब ये जो भी आपकी हीट जाएगी वो सिर्फ बॉटम से जाएगी। हीट जो है आपकी
वॉल से नहीं जा सकती, ना निकल सकती है ना बाहर आ सकती है। सिर्फ जो आपका कंडक्टिंग पार्ट है वो कौन सा है, बॉटम। तो आपकी जो हीट एंटर होगी वो सिर्फ कहाँ से होगी, बॉटम से होगी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट पे हमने कह दिया कि ये क्या है, आपके पास साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में मुझे पता है कि जहां से मैं स्टार्ट करूंगी वहीं पे मैं एंड करूंगी, ठीक है। जब मैं एक चीज से स्टार्ट कर रही हूँ वहीं पे खत्म कर रही हूँ तो क्या कोई लॉस हो रहा है, तो कोई लॉस हो ही नहीं रहा। तो आपको मिल गया जिसमें आपके पास हीट सारी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल में विदाउट एनी लॉस। अब हम ये देखते हैं कि साइक्लिक कैसे बनता है और साइक्लिक बनाने के लिए इसमें और कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होता है। समझ आ रहा है मेरे बच्चों को, जी। क्योंकि ये थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों के लिए। अच्छा, इसमें आपके पास क्या क्या होता है, इसमें आपके पास आइजोथर्मल, अब मुझे कुछ बताया कोई बच्चा, आइजोथर्मल में क्या पढ़ा था हमने, आइजोथर्मल एक्सपेंशन मैम होती है। जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। गुड, ठीक है। आइजोथर्मल कंप्रेशन होगी, नहीं, आइजोथर्मल कंप्रेशन के बाद पहले आपके पास होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और एडियाबैटिक में क्या होता है, थर्ड पे आपके पास होगी आइजोथर्मल कंप्रेशन और फोर्थ पे आपके पास होती है एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। अब मैंने ये आपकी सीक्वेंस लिख दी कि कार्नोट साइकिल में ये होगा, इसके बाद ये होगा और इसके बाद ये होगा। जब ये वाला आपका इसका जो आउटपुट आएगा और जो इनिशियल में आपने कंसीडर किया होगा ना, इन दोनों के आउटपुट सेम होंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने जो इनपुट दिया वही आपके पास आउटपुट पे रिसीव हो गया, तो देयर इज नो लॉस, ठीक है। मैंने अब सिस्टम कंसीडर कर लिया कि मेरे पास कोई भी एक सिस्टम है जिसका इनिशियल प्रेशर है P1, इनिशियल वॉल्यूम है V1 और इनिशियल टेम्परेचर है T1। अब सबसे पहले मैं अपना कंसीडर करती हूँ आइजोथर्मल। आइजोथर्मल में अभी आपने मुझे बताया कि क्या होगा, सबसे पहले एक्सपेंशन है, कंप्रेशन नहीं है, ठीक है। मुझे पता है कि आइजोथर्मल में मैंने क्या करना है, सेम टेम्परेचर रखना है। और हमने ये चीज भी बहुत डिटेल में डिस्कस की थी कि जब हम टेम्परेचर सेम रख रहे होते हैं तो किस तरह इंक्रीज इन वॉल्यूम आ रहा होता है, ठीक है। तो मुझे पता है कि जब मैंने अपना टेम्परेचर सेम रखा तो मेरे पास क्या आएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी आपका सिस्टम होता है उसको हॉट बॉडी पे रखते हैं। किस पे रखते हैं, हॉट बॉडी पे, क्योंकि जब हमने एडियाबैटिक का डिस्कस किया था तो मैंने आपको कहा था कि एडियाबैटिक इज रिलेटेड टू इंसुलेटर, ठीक है। एडियाबैटिक इज रिलेटेड टू इंसुलेटर, इसमें आपको अपने सिस्टम को इंसुलेटर पे रखना पड़ता है, ठीक है। आइजोथर्मल में आप क्या करोगे, अपने सिस्टम को हॉट बॉडी पे रखते हो। तो जब मुझे पता है कि जैसे ही मैं अपने सिस्टम को हॉट बॉडी पे रखूंगी उसे हीट आएगी तो वो एक्सपेंड करेगा, और किस तरह एक्सपेंड करेगा, आइजोथर्मल एक्सपेंड करेगा। आइजोथर्मल एक्सपेंड करेगा मतलब कि वो प्रेशर को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करेगा और वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये चीज समझ आ रही है बच्चों, क्योंकि अगर ये चीज समझ नहीं आई तो आगे कुछ भी नहीं समझ आएगा क्या हो रहा है। मैं एक दफा फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने क्या किया, अपने सिस्टम को हॉट बॉडी पे रखा। हॉट बॉडी पे रखने की वजह से एक्सपेंड, अगर फॉर एग्जांपल मेरा वॉल्यूम यहाँ पे था, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब हॉट बॉडी हीट वगैरह में प्रोवाइड कर रही हूँ तो वो एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करेगा तो क्या वॉल्यूम होगा, इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज रखेगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर क्या होगा, प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करेगा ना। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन ऊपर ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसका प्रेशर कम होता जा रहा है ना, प्रेशर रिलीज होता जा रहा है ना, यस मैम। ठीक है। तो प्रेशर रिलीज है और टेम्परेचर आइसोथर्मली है तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो मेरे पास अगर इनिशियल P1 V1 T1 था तो प्रेशर चेंज हुआ, प्रेशर कम हुआ तो मैंने इसे कह दिया कि प्रेशर मेरे पास P2 हो गया। वॉल्यूम चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ ना वॉल्यूम, तो मैंने क्या कह दिया, ये V2 हो गया। क्या टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर तो मैंने कांस्टेंट रखा, तो आपके पास टेम्परेचर फिर से क्या आ गया, T1, ठीक है। और इसने हीट भी एब्जॉर्ब की, लेट सपोज मैंने उसे कह दिया Q1, ठीक है। तो अब ये याद रखना है आपने कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन होने के बाद आपके पास आउटपुट क्या आई, ठीक है, आपके पास आउटपुट ये आ गई। देन वी आर हैविंग सेकंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसमें मुझे क्या रखना है, अपने सिस्टम को किस पे रखना है, इंसुलेटर पे रखते हैं। और हमें पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है डिक्रीज होता है। और वॉल्यूम एक्सपेंड होता है,
यही पढ़ा था ना हम लोगों ने। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि आपके एडियाबैटिक प्रोसेस में हम हीट तो नहीं देते, इससे हीट तो हम दे ही नहीं रहे, ठीक है, तो इस पे वर्क कैसे हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज और वॉल्यूम एक्सपेंड कैसे हो रहा है? यहाँ पे तो हमने देख लिया ना कि हमने बॉडी को हीट दी तो उसने एक्सपेंड किया, प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आया। यहाँ पे तो मैंने उसे कोई हीट ही नहीं दी, तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम पे कैसे आ रहा है? एनी आइडिया? ओके, नो प्रॉब्लम बच्चों, जो भी ध्यान में आया करो बोल दिया करो, ये टेंशन नहीं लिया करो अगर ये गलत हो गया तो, झकास से बोल देना, ठीक है। अच्छा, तो ये बेटा क्या होता है, हम कोई एक्सटर्नल हीट तो नहीं दे रहे, लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंटरनल एनर्जी का, उसकी इंटरनल एनर्जी तो है ना, इसलिए आपका प्रेशर और वॉल्यूम पे डिफरेंस आ रहा होता है। ओके, अच्छा, तो हमने इसमें क्या देखा, आपका प्रेशर भी चेंज हुआ, आपका वॉल्यूम भी चेंज हुआ और आपका टेम्परेचर भी चेंज हुआ। तो आपके पास पहले क्या इक्वेशन बन गई थी आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद, T2 V2 T1, यही थी ना। तो जब आपका प्रेशर चेंज हुआ तो मैंने कह दिया इससे, ये आपके पास हो गया प्रेशर P3, वॉल्यूम चेंज हुआ तो V3, और टेम्परेचर चेंज हुआ तो T1 से क्या हो जाएगा, T2। यहाँ तक किसी को अभी तक कोई सवाल? ठीक है, अब आपके पास एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन और कंप्रेशन में क्या डिफरेंस आएगा? एक्सपेंशन और कंप्रेशन में ये आता है कि एक्सपेंशन करवाने के लिए आपको कोई ना कोई हॉट बॉडी चाहिए होती है, ठीक है। कंप्रेशन में आप अपनी बॉडी को क्या करोगे, कोल्ड इन्वायरमेंट दोगे, ठीक है। आप सिस्टम को किस पे रखोगे, कोल्ड बॉडी पे रखोगे। तो अगर मैं आइसोथर्मल बाकी बात करूं, आइसोथर्मल कंप्रेशन में आपने क्या किया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा, क्या टेम्परेचर चेंज होगा? टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, T2 ही रहेगा। वॉल्यूम चेंज होगा और प्रेशर चेंज होगा? एनी वन ऑफ यू? चलो ये चेंज होगा, अब मुझे कोई ये बताइए क्यों चेंज हो रहा है? यस मैम, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा। बताओ। नहीं, उल्टा हो गया। अब हाँ, कंप्रेशन में क्या होता है, चीज नीचे की तरफ आती है ना, फॉर प्रेस एग्जाम्पल। करते हैं ना ऊपर से। हाँ, तो वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, डिक्रीज होगा। डिक्रीज। हाँ, तो चेंज हुआ ना, तो मैंने V3 को क्या कह दिया, V4, ठीक है। जब एक चीज नीचे की तरफ आ रही है तो उस पर प्रेशर ज्यादा अप्लाई हो रहा है ना, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो P3 इंक्रीज की वजह से क्या हो गया, P4। पिछले वाले केस में जब आपके पास एक्सपेंशन हो रही थी तो आपके पास क्या हो रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था और प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद ये वाली आ गई, और जब आप दोबारा से करोगे, क्योंकि आपको पता है कि साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले वाला, मैं ये आपकी बुक में ग्राफ बना हुआ है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। सबसे पहले वाली जो चीज होगी, जहां इनिशियल से स्टार्ट किया था, वो आ जाएगा। ये रहा आपका, ये बना हुआ है, ठीक है। फोर्थ केस की अगर हम बात करें तो फोर्थ केस में क्या होगा, फोर्थ केस में हम लोग एडियाबैटिक की बात कर रहे हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। एडियाबैटिक कंप्रेशन में हम किस पे रखते होते हैं, इंसुलेटर के ऊपर रखते होते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, हीट तो हम कोई भी नहीं दे रहे इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है, एनी वन ऑफ यू? इंटरनल एनर्जी की वजह से। आपका मैं बताती हूँ, प्रेशर भी आपका स्टार्टिंग वाला आ जाएगा इस केस में, और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। और आपके पास जो लास्ट स्टेटमेंट थी वो आपके पास क्या थी, P4 V4 T2, T2 T1 पे कैसे आ रहा है, मेरा सवाल आप लोगों से ये है, टेम्परेचर इंक्रीज कैसे हो रहा है? क्योंकि इस केस में आपके पास, क्योंकि इंसुलेटर होता है, तो आपके पास
मूवमेंट का कोई उसे रास्ता नहीं दिख रहा होता, बाहर निकलने का कोई भी उसे वे नहीं दिख रहा होता है, तो वो क्या होता है जिसकी वजह से आपका अंदर ही टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास सिंपली ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमने देखा कि इनिशियल हमने ये लिया था, देन फर्स्ट स्टेप के बाद क्या हुआ था, क्योंकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था तो कोई फर्क नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपके टेम्परेचर पे फर्क आया और इसी तरह ये सारा प्रोसेस चलता रहा। गॉट इट? P4 और V4 के बाद इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, यही हम लोगों की भी लास्ट इक्वेशन आई थी, इनिशियल वाला आ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? मैं एक दफा दिखाती हूँ आप लोगों को। P4 V4 T2 हमारी भी यही आई थी इक्वेशन। मैम इसमें T1 नहीं होगा? इसमें एक मिनट बेटा, मैंने ना गलत पीडीएफ खोल दिया है। इसमें बेटा ना एडियाबैटिक में दोबारा से मतलब साइक्लिक प्रोसेस है तो दोबारा T1 हो जाएगा। हाँ तो T1 होगा ना, यही तो मैं आपको बता रही थी, ये T2 T1 पे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हम तो इसको हॉट बॉडी दे ही नहीं रहे, इंसुलेटर है और एक्सपेंशन की बात